वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं राहुल जैन एक बार फिर आप सभी साइंस के विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से अपना एयरफोर्स का एग्जाम और साइंस के ज्यादातर एग्जाम क्या हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सामान्य स्थिति होने पर ये पेपर समय के अनुसार हो जाए। तो मैं आज आपके सामने एयरफोर्स एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूं, जो कि अन्य एग्जाम के लिए भी क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो मेरे साथ इस क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और घर पर रहकर एयरफोर्स एग्जाम की बेस्ट तैयारी करें, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो अपन उस सीट को रिकॉर्ड कर सके, मतलब अपने अधीन कर सके। तो बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि अपना क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है। इसके बाद में अपन पेपर 2 और पेपर 3 भी बताएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, उसका पहला क्वेश्चन अपने सामने। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पेपर केवल देखे नहीं, कॉपी पेन लेके मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें। और हाँ, कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं वो भी इनको देखें, क्योंकि आगे जाकर उनको फाउंडेशन लाइन में से होते हुए टारगेट कोर्स को कवर करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छी पोजीशन या अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। तो आप बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की ओर, जो कि अपना क्या कह रहा है। बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल Tn क्या संबंध रखता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अपना बोर मॉडल होता है, वो उसका जो आवर्तकाल है वो क्या कनेक्शन रखता है इसके साथ, नंबर ऑफ क्लास, जो कक्षा है उनकी संख्या के साथ वो क्या संबंध रखता है। ज्यादातर बच्चों को याद रहता है कि उनको त्रिज्या याद रहती है, वेग याद रहता है, ठीक है, ऊर्जा याद रहती है, लेकिन वो आवर्तकाल, कोणीय आवर्ती, इनमें अटक जाते हैं। और यही से टीचर क्या पूछ देता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। या देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, T बराबर, तो आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब उसकी परमाणु की कक्षा में क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो उसके द्वारा चक्कर लगाने पे देखिए कि दूरी क्या होगी, 2πr होगी। क्या होगी, 2πr होगी। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी को क्या लिखेंगे, 2πr, और एक चाल होगी। फिलहाल वो n कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो ये n, ये भी n और ये भी n। तो देखिए, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। 2π तो कांस्टेंट है। मुझे बताइए, जो बोर मॉडल है उसमें रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू 10 की पावर -10, और क्या होता है, n स्क्वायर अपॉन z होता है, राइट। और अपना वेलोसिटी मेजरमेंट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोगों को याद रहता है, 10 की पावर 6, और ये होता है z/n होता है। तो मुझे बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। मैं 2π को 2 इंटू 3.14 कांस्टेंट टर्म को भी सोल्व कर देता हूं। ये जो 0.5 है, मैं इसको 0.5 भी लिख देता हूं, ठीक है। और ये पावर ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 16 हो जाएगा। ध्यान है, n ऊपर जाके क्या हो गया, n3, और नीचे क्या बचेगा, 2.2 इंटू 10, ये 10 की पावर तो यहाँ हो गया, और क्या बचेगा इंटू ये z, और z क्वेश्चन तो अपना आंसर क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा समझिए, मैं इस कांस्टेंट टर्म को भी सोल्व कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। मुझे बताइए, ये 1/2 मतलब 0.5 का मतलब 1/2, इससे ये 2 कैंसिल। अगर 0.3 के बाद का 1/4 को अपन कैंसिल मान ले, इसके 2 को कैंसिल मान ले, 0.2 को, तो ये इससे कितनी बार गया, 1.5 हो गया। तो बताइए Tn बराबर कितना हुआ, 1.5 इंटू 10 की पावर 16, और क्या हुआ, n³ अपॉन में z स्क्वायर। ये अपना क्या हुआ, आंसर हुआ, राइट। तो ये क्या हुआ, आवर्तकाल हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने तो ये निकाल के आपको इसलिए बताया था कि आपको ये वैल्यू भी याद रहे। जैसे ये याद रखते हो, जैसे ये याद रखते हो, वैसे ही आप इसके आवर्तकाल मतलब टाइम ऑफ पीरियड को भी आप अच्छे से याद कर सको। फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि t और n में क्या रिलेशन है। तो मुझे बताइए, t और n में क्या रिलेशन है, n की पावर कितना है, 3 है। तो अपना कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आवर्ती पूछता तो क्या करते, जस्ट इसका रिवर्स करते, ये ऊपर और ये नीचे हो जाता, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊष्मागतिकी के किस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटरनल एनर्जी है, वो बता रहा है, और वो शून्य होगी। देखिए, ऊष्मागतिकी के किस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान शून्य होगा। ज्यादातर बच्चे जानते हैं आंतरिक ऊर्जा
टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ताप पर निर्भर करती है। और ताप किस में समान रहता है? समतापी प्रक्रम में। और समतापी में ताप समान होने की वजह से उसी प्रक्रम में इस ऊर्जा का मान क्या रहता है? शून्य रहता है। इस ऊर्जा का मान क्या रहता है? शून्य रहता है। अब नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि आपने आंसर को, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अपनी प्रॉब्लम फर्स्ट हो कि वो समतापी होगा, लेकिन जैसे ऑप्शन में जाके बैठते हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम कर जाती है, क्या यहाँ समतापी है ही नहीं, कहानी कुछ और है। जो कि अभी एयरपोर्ट में पूछा गया था, बच्चों को पता था कि समतापी आंसर आएगा, लेकिन समतापी तो है नहीं, यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जिस प्रकार से निकट दृष्टि दोष को लिखा जाता है मायोपिया रोग, दूर दृष्टि दोष को लिखा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, उसी प्रकार से यहाँ पर समतापी समायतनी रुदोष में और समायतनी वाली प्रोसेस को किस में लिख दिया? उसमें इंग्लिश में लिख दिया। अब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि इसमें समतापी कौन सा है। तो देखिए मेरे साथ, हमेशा जानना थोड़ा सा इंग्लिश प्रोसेस पेपर में आना चाहिए। आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल है उसका मतलब होता है समतापी। क्या होता है? समतापी। और आइसोबेरिक, आइसोबेरिक का मतलब होता है समतापी, राइट। और फिर होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक जो कोरिक प्रोसेस है उसका मतलब होता है समायतनी। और एक होता है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इसका मतलब होता है रुदोष में। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझे, राइटिंग थोड़ा सा वीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझे। क्या कह रहे हैं? आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और ये एडियाबेटिक। इनको आपको याद करके जाना है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है आंतरिक ऊर्जा समतापी में 0 होती है और समतापी को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल क्या लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। तो ये अपना सही आंसर क्या होगा? डी। ध्यान रहे, एयरफोर्स में पूछा गया था एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर बच्चे ये गलती कर बैठे, उनको ये पता नहीं था कि इनको इंग्लिश में, हिंदी में क्या, यानी हिंदी वाले टर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और गलती कर बैठे। चलते हैं, उम्मीद करता हूं आप नहीं करें ऐसी गलती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एसएसएम से है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरल आप गति कर रहे किसी पिंड के किस विस्थापन पर, ठीक है, किस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक मतलब गति, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा का अनुपात एकांक होगा, मतलब 1 होगा। मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है, जिसका आंसर कितना है? 1 है। ये पूछ रहा है, यह बोल रहा है कि दोनों एक समान होगी, ऐसा आप उनको डिस्प्लेसमेंट निकाल कर लेना है जहां पर दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। या 2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, या तो दोनों का अनुपात निकालो या दोनों की वैल्यू निकालो, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट बताओ इनमें से जहां पर ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप इनको फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसएसएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले की बात। तो मेरे साथ इस फॉर्मूले को आप नोटेट कर लेना, जो कि याद रहेगा, याद होना चाहिए आपको। तो एक हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का, ये तो सभी को याद रहता है, के वाई स्क्वायर होता है। और थर्ड ये याद रहना चाहिए टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर। ये 3 चीजें तो अपन को पहले क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। काइनेटिक का क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, और टोटल का क्या रहता है। ध्यान रखना, कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, अब y है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए ये जो तो जब पेंडुलम मूवमेंट करता है तो ये 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बढ़ते 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 ए डिस्प्लेसमेंट की ओर जाता है, और इसको बीच में से होकर इन पोजीशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये पोजीशन अपन को ऑप्शन में दे रखी है कि किस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं, 0 रख के चेक करते हैं। y की वैल्यू क्या रख के देखते हैं, अपन को ऑप्शन के अनुसार चेक करना है। जैसे आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जैसे y की वैल्यू 0 रखोगे ये 0 हो जाएगी, लेकिन क्या ये 0 होगी? नहीं होगी, मतलब ये ऑप्शन तो अपना गलत है। अब बात करते हैं अगले वाले की, ए रखो। जैसे आप ए रखोगे तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 के ए स्क्वायर, और यहाँ ए रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, मतलब ये भी गलत है। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, a/2। यहाँ a/2 रखोगे तो a स्क्वायर बाई 2 मतलब 4, वो बाहर की तरफ आ जाएगा।
और यहां रखोगे a/2 तो कितना हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। मतलब a/2 पे भी ये वैल्यू क्या नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही। तो फिर बचा कौन, a/√2। तो इस पर अपन चेक कर लेते हैं किस पर, y बराबर कितने पर, a/√2 पर की सही है या नहीं है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी a/2 रखो इस पर, हाफ k की जगह k, a² की जगह a, y की जगह क्या रखो बताओ, a/2। जैसे a/2 रखूंगा तो a²/2, तो बताओ कितना हो गया इसका, आप एलसीएम लोगे तो 2 - 1 तो वही हाफ, क्या बचेगा a²। तो मैं क्या करूंगा, इस हाफ को तो बाहर ले लूंगा, राइट, और हाफ या इसको ऐसे मान लो कि 4 मान लो, 4ka², राइट। अब मेरे साथ देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी नंबर दो, ठीक है, इसी चीज पर अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का, हाफ k y², और y की जगह क्या रखना है तुमको, a/√2 और उसका होल स्क्वायर, राइट। तो अपने पास क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ, ये 2 और 2 4 और k a²। तो मुझे बताइए ये दोनों सेम आएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है कि नहीं अपनी जगह, किस डिस्प्लेसमेंट पर, a/√2 पर। इसका मतलब आपको ये तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे। ध्यान रखना इसका रेशियो, इनकी वैल्यू, इनकी परसेंटेज, बढ़ेगी घटेगी, ये सारी चीजें एसएम से क्या की जाती है, पूछी जाती है। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर ए रहेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन 4 है। क्या कह रहा है, 1 ग्राम बर्फ को -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री के पानी में परिवर्तित करने हेतु तो आवश्यक उष्मा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये क्वेश्चन रटने वालों बच्चों के लिए नहीं है, इसको समझोगे तो ही ये क्लियर होगा। और हाँ, मैं जो इसको बताने जा रहा हूँ उसे आगे भी बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स दूर हो। देखिए कैसे, क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टेप यानी जो मैटर अपना जो बर्फ है वो अपनी कंडीशन बदल रहा है, अपनी अवस्था चेंज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि बर्फ से कौन सी कंडीशन में आ रहा है, वो पानी में आ रहा है। मात्रा कितनी है, 1 ग्राम में। तो देखिए वो क्या कह रहा है कि -10 डिग्री सेल्सियस से उसको 0 डिग्री के पानी में लेके आओ, 0 डिग्री के पानी में लेके आओ। देखो इस कंडीशन से होकर गुजरने से पहले आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। गुप्त ऊष्मा दो जगह पर, 0 डिग्री की जब बर्फ 0 डिग्री के पानी में जब बदलेगी वहां लगेगी गलन गुप्त ऊष्मा। फिक्स होती है 80, ठीक है, 80 जो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आगे जाके मिलती है 100 डिग्री का जो पानी होता है, उस 100 डिग्री के पानी को 100 डिग्री के वाष्प में बदलने के लिए वहां लगती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। देखिए हमेशा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, आप मुझे बताइए ये -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होगी नहीं होगी, कंफर्म है बर्फ होगी। अब आप जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दोगे तो -10 से कितना होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, होते होते 0 डिग्री आएगा। ध्यान रखना अभी 0 बर्फ है। अब 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री की जब पानी में आती ना, यहां लगता है टोलटेक्स, और यही टोलटेक्स है अपनी लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा। और वो जो टोलटेक्स देना पड़ेगा वो कितने का देना पड़ेगा, 80 रुपए का देना पड़ेगा, मतलब 80 कैलोरी पर ग्राम देना पड़ेगा। फिर अपन 0 डिग्री की जो बर्फ थी वो 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पानी चलेगा टेम्परेचर बढ़ने पर 1 2 3 और कितने डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। और जैसे 100 होगा वहां तक पदार्थ की एक ही अवस्था रहेगी, तरल अवस्था, द्रव अवस्था। और 100 डिग्री के बाद में जैसे वो वेपर में जाएगा, वाष्प अवस्था में बदलने की कोशिश करेगा, वहां पर फिर टोलटेक्स लगेगा क्योंकि अवस्था बदलेगा। 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री के वाष्प में बदलेगा ना, तो वहां टोलटेक्स देना पड़ेगा, और वो है वाष्पन गुप्त उष्मा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 540। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा स्टेप क्लियर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बीच में है लेकिन मैं इसको आगे तक लेके जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में, 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में बदलना है। हालांकि ध्यान रखना क्वेश्चन तो अपन को केवल 0 ही बदल रहा है, मैं आगे तक लेके गया, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री के वाष्प में, तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, मेरे साथ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होगा, -10 डिग्री से उतर के कितना आएगा, 0 डिग्री। ध्यान रखना 0 बर्फ ही होगा। -10 डिग्री बर्फ को 0 डिग्री
के बर्फ में बदलेंगे, यानी अभी अवस्था नहीं बदली है, और जब अवस्था नहीं बदली है मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां लगती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या लगेगी? Q बराबर ms dt। ये सभी को याद होना चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा S से निकल के आप निकालते हैं Q m अपॉन dt से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा ms dt। ध्यान रखना m होती है जो मीटर अपन ले रहे हैं उसकी मात्रा, कितनी ग्राम है क्वेश्चन के अनुसार 1 ग्राम, 1 रख दिया। और जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बर्फ की कैलोरी में वो कितना होता है? हाफ होता है, और कैलोरी में याद रखिए 1/2। dt का मतलब ताप का अंतर, टेम्परेचर का जो डिफरेंट है वो। तो बताइए -10 डिग्री से 0, तो 0 माइनस टेम्परेचर का मतलब T1 माइनस T2, तो लास्ट वाला जो टेम्परेचर है वो अपन को पहले लिखना है, ठीक है? या T2 माइनस T1 समझ सकते हो। तो 0 में से -10 घटाएंगे तो 0 माइनस, और माइनस का 10 है तो वो प्लस का हो गया, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा? 10 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना कैलोरी आएगी? 5 कैलोरी। मतलब -10 डिग्री के बर्फ को 0 डिग्री के बर्फ में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी अपन को? 5 कैलोरी, यानी 5 कैलोरी अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब देखिए, अब जो 0 डिग्री की बर्फ है टोल टैक्स देना पड़ेगा। 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पदार्थ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पदार्थ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा क्या करेगी? वर्क डन करेगी। तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? Q बराबर L m। L यहाँ पर फिक्स टोल टैक्स कितने रुपए का बताया था मैंने? 80 रुपए का। तो 80, मात्रा कितनी है? 1 ग्राम, तो कितना हुआ बताओ? 80 कैलोरी, राइट? यहां तक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं थोड़ा आगे तक लेके जाता हूं ताकि वो भी समझ में आए। आगे क्या कर रहा है? अब 0 डिग्री का पानी है, अब 0 डिग्री के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक कहीं अपन को टोल टैक्स नहीं लगेगा, तो 0 डिग्री के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक चलने दीजिए। पानी रहेगा, अवस्था नहीं बदलेगी, अवस्था बदलेगी तो टोल टैक्स लगेगा, मतलब गुप्त ऊष्मा आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ms dt। m कितनी है बताओ? 1 ग्राम है। s कितना लगाएंगे? पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, क्या रखना? जो अपना आइस टी उसकी कितनी होती है? हाफ होती है, 1/2। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। और टेम्परेचर 100 माइनस 0 मतलब 100, तो कितना हुआ? 100 कैलोरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी आ गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है 100 डिग्री के वाष्प में बदलेगा, मतलब यहाँ अवस्था बदलेगी, और जहां अवस्था बदलेगी वहां टोल टैक्स। दो ही जगह टोल टैक्स। 0 डिग्री का जो बर्फ है 0 डिग्री के पानी में, वहां टोल टैक्स। 100 डिग्री का जो पानी है वो 100 डिग्री के वाष्प में बदलेगा तो वहां टोल टैक्स। ये रहा देखिए, 100 डिग्री का पानी वाष्प में बदलेगा, यहाँ कंडीशन चेंज हो रही है, और यहीं पर लगती है गुप्त ऊष्मा। तो क्या लगाओगे? वापिस यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये Lm वाला, तो Q बराबर क्या लगाओगे? Lm। ये m तो वही मात्रा है, लेकिन ध्यान में यहाँ टोल टैक्स ज्यादा लगेगा। ये ज्यादा होती है, कितनी? 540। वो कितना था? 80 था, तो कितना हुआ? 540 कैलोरी। इस प्रकार से 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री के वाष्प में बदलने के लिए अगर आपसे पूछे कितनी ऊष्मा चाहिए, तो आप तीनों को क्या करोगे? ऐड, यानी चारों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, Q1 Q2 Q3 और Q4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 1 ग्राम बर्फ को -10 डिग्री से 0 डिग्री के पानी में, 0 डिग्री के पानी में, तो 0 डिग्री का पानी इधर देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो 0 डिग्री देखो, पहले 10 डिग्री के बर्फ को 0 डिग्री के बर्फ, ये बर्फ में, फिर 0 डिग्री का बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। ध्यान रखना, बात को सुनने के साथ साथ समझने की भी आप कोशिश करना, तभी क्लियर होगा। अब मुझे बताइए 0 डिग्री का पानी आ गया, कहानी खत्म। यही पूछ रहा है, आगे तो लेके जा ही नहीं रहा। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर आगे पूछे तो निकाल सकते हैं। 10 कहानी यही है, तो इन दोनों को ऐड करो। जैसे आप ऐड करोगे 80 और 5, 85, आंसर क्या है? 85 कैलोरी। अगर आपसे जूल में पूछे तो कुछ नहीं करना है, इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन देखना किसमें दिया हुआ है? कैलोरी में दिया हुआ है। तो अपना आंसर क्या हुआ बताओ? इसके अंदर सही आंसर क्या हुआ? बी हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट था इसके अंदर। ये क्वेश्चन एयरपोर्ट में ज्यादा बड़े तो नहीं पूछा जाते, लेकिन बीच बीच के कॉन्सेप्ट लेके कोई से भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई भी 2 बीच की स्टेप आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि फिर आपका उष्मागतिकी से है। तो क्या बता रहा है? समतापी प्रक्रम में वर्क डन बताना है, मतलब कार्य बताना है। तो देखिए, सभी बच्चों को फॉर्मूले याद रहते हैं, लेकिन देखिए क्या मिस्टेक दे रखी है, समझिए इसको, पढ़िए मेरे साथ इसके आंसर्स, ऑप्शंस को, क्या क्या मिस्टेक दे रखी है। पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, ये तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप इसके फॉर्मूले के बारे में अच्छे से जानते हो। देखिए कैसे,
आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो क्या कहता है, सभी बच्चे याद रखते हैं, क्या होता है इसका, nRT log E, इसका बेस क्या होता है, ये होता है E, और ये होता है V2 अपॉन V1, राइट। एक चीज आपने पढ़ा होगा, इसमें अवस्था समीकरण काम करता है, इसका खुद का, वो क्या होता है, PV बराबर नियतांक, राइट। अगर मैं 2 के लिए लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, राइट। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसमें ये निकालूं P1 अपॉन P2, तो बताइए क्या हो जाएगा, V2 नीचे क्या आ जाएगा, P1। इसका मतलब आप समझिए, इस V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अपन P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। देखिए nRT log E, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, मतलब ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। बात करते हैं थर्ड की ओर, अगर ये इसको बेस 10 में बदल रखा है तो मैथमेटिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जब log E को log 10 में बदलते हैं ना, तो उसकी वैल्यू को कांस्टेंट टर्म्स के साथ गुणा करते हैं, और ये आपको अच्छे से आता होगा। तो वैल्यू मैं फिलहाल लिख रहा हूं 2.303 nRT, और क्या लग जाएगा, log 10। ये 10 लगेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, तो आप वैल्यू क्या लिखेंगे, V2 अपॉन V1, क्या लिखेंगे, V2 अपॉन V1, या फिर क्या आएगा बताओ, या फिर क्या लिखेंगे, ये 2.303 nRT log 10, या फिर आएगा P1 अपॉन P2। यानी इसके वर्ग के फॉर्मूले अपन को अच्छे से याद होंगे तो ही ऑप्शन क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। चेक करते हैं पहले ऑप्शन को क्या कर रहा है, देखिए मेरे साथ बढ़िए, इसमें क्या कर रहा है, nRT log E। अब यहाँ तक E दे रखा है, मतलब आगे कांस्टेंट नहीं, यहाँ तक तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन आगे क्या दे दिया, P2 बटा P, यानी P2 अपॉन P1, जबकि तो P1 P2 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे 2.303 nRT, यहाँ तक सही है, E, लेकिन बताइए ये आ सकता है कि जब E होगा तो, अगर यहाँ E लिख रखा है, ये कांस्टेंट टर्म, ये तो तब आएगा जब यहाँ बेस 10 होगा, मतलब ये तो देखते ही निकाल देना। आगे बढ़ते हैं, C क्या कह रहा है, nRT log E, E होगा तो आगे कांस्टेंट नहीं आएगा, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, देखिए ये, इसका मतलब अपना आंसर क्या आ रहा है, C ऑप्शन सही आ रहा है। D की तरफ बढ़ के देखते हैं, D क्या कर रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म सही है, बेस भी सही है, लेकिन ये V2 अपॉन V1 दे दिया, जबकि होता क्या है 2.303 nRT log 10 और V2 अपॉन V1, इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या है, इसमें सही आ रहा है, ये ऑप्शन भी अपना क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें डी होगा। तो दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, कौन से, सी और डी। इसका मतलब अगला एयरफोर्स में एग्जाम कैसे बनाएगा, इसको नीचे क्या लिखेगा, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं, नीचे दिए हुए आएंगे ऑप्शन में कैसे, कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या सी और डी दोनों सही है। तो आपको फिर सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर हल्का सा इसमें ये चेंज कर देता, यहाँ पर ई लगा देता, तो ये ऑप्शन गलत होता, तो सही आंसर कौन सा होता, सी होता। तो सही का चयन तभी कर पाओगे जब अपन को अच्छे से क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एक ग्रेविटेशन चैप्टर से है। क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट की कुल ऊर्जा के बारे में अपन को बताना है। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला अगर अपन को याद है तभी इसको देखते अपन कर देंगे। तो कुछ चीजें क्लियर करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ताकि ये चीज भी याद हो, काइनेटिक भी याद हो, और पोटेंशियल भी याद हो, और टोटल एनर्जी भी याद हो। कैसे, देखिए इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो काइनेटिक, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक की ही जैसी होती है। कैसे, देखिए जो उपग्रह होता है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मेरे साथ याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम। मुझे बताइए, जो सैटेलाइट अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है उपग्रह, उसका वेलोसिटी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है उसका फॉर्मूला, जी एम ओ की अपॉन अर्थ की रेडियस, राइट। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जी, इसको एम ओ पी स्मॉल एम, और ये 2 और आ रही 2 आ रही, राइट। तो ये क्या है बताओ, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी के सेम शक्ल की होती है कौन, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव होता है।
मतलब पोटेंशियल अपना जो टोटल एनर्जी क्या होगी, जी एम ओ पी एम और 2 आर ई, सेम फॉर्मूला सेम, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान रहे, अगर ये एच ऊंचाई पर पूछता है, क्या पूछता है, एच ऊंचाई पर, क्या पूछे, एच ऊंचाई पर, तो बताइए टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो जी एम ओ पी पृथ्वी का द्रव्यमान, एम उपग्रह का द्रव्यमान, 2 आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, एच उपग्रह की ऊंचाई, और ये नेगेटिव। तो कहानी इतनी सी है, अपन को कुल ऊर्जा का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कुल ऊर्जा का याद होना चाहिए या फिर काइनेटिक का याद होना चाहिए। अगर गतिज ऊर्जा होती ना, जस्ट सेम फॉर्मूला रखती है कौन, टोटल एनर्जी, केवल चिन्ह का फर्क होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो चलते अपने ऑप्शन की ओर, की कौन सा सही है, क्या कह रहा है ऑप्शन। तो देखिए इस ऑप्शन से मैच कौन खा रहा है, जी एम ओ पी अपॉन 2 आर। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो जी एम ओ पी अपॉन में 2 आर, पहला ही अपना सही है, पहला ही अपना सही है, क्योंकि नेगेटिव भी है। आगे बढ़ के चेक करते हैं, इसमें 2 नहीं दे रखा, ये गलत है। ये नेगेटिव, इसमें तो पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी है, ये भी गलत है। ये बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर, इसको सिलेक्ट करते हैं, उनके दिमाग में 2 नहीं रहता, ये एच ऊंचाई वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रहता है, लेकिन यार ने इसमें क्या मिस्टेक कर रखी है, ये कांस्टेंट टर्म को खा रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, ए रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ध्यान प्रैक्टिस करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 7 है। क्या कर रहा है, यदि सेल्सियस तापमापी में, ठीक है, वस्तु का ताप का जो अंतर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापांतर होगा। 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और गलत कर बैठते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है और फ़ारेनहाइट में इसको बदल दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंट है, मतलब ताप का अंतर, मतलब तापांतर दे रखा है। देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। आपको ये इक्वेशन याद तो होगी, जिसमें ये होता है, जिसमें अपन एक सिंबल लिखते हैं, फिर उसका आइस टेम्परेचर लिखते हैं, जैसे पानी का आइस टेम्परेचर 0, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस आइस टेम्परेचर लिखते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में लिखना है तो उसका सिंबल फ़ारेनहाइट है, फिर उसका आइस टेम्परेचर 32 और जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 212 होता है, फिर आइस टेम्परेचर लिखते हैं, राइट। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, लिखने का एक अपना एक प्रोसीजर होता है। इसको जो मैंने C-0 है, आप मेरे साथ लिखोगे डेल C, मतलब सेल्सियस पैमाने का अंतर, और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैसे लिखोगे, इसको डेल F लिख दो, राइट, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं, 20 से इसको काट देते हैं, ये 5 बार, ये 9 बार, तो इतना तो आपको याद रखना है 5, और ये हो गया डेल F अपॉन 9, राइट। अब अपन को क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है। जब डेल F निकालोगे तो मुझे बताइए 9/5 इंटू डेल C होगा, नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब डेल C कितना दे रखा है अपन, तापांतर सेल्सियस में 20, तो हो गया 9, 5 और ये 20, तो इसको सब कैंसिल करते हैं 4 टाइम, और 9 इंटू 4 इज द 36, कितना हो गया 36। ध्यान रखिए, थोड़ा मैंने ऑप्शन में ये वैल्यू लिखी नहीं है तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो सपोज मानिए यहाँ पर 36 है, राइट। ऑप्शन अलग अलग लाएंगे, तो अपना आंसर क्या हुआ, 36 फ़ारेनहाइट हुआ। कितना हुआ, 36 फ़ारेनहाइट हुआ। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना है कि अपन क्वेश्चन को सेल्सियस में देख के डायरेक्ट इसको फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा है, तो यहीं से वो क्या है, इससे मिलती जुलती वैल्यू देगा, राइट। तो सही आंसर क्या होगा, 36 फ़ारेनहाइट। क्या होगा इसमें, 36 क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वाला जो चीज है ना, आपको ये डेल C लिखना है, ये वाले को क्या लिखना है, डेल F लिखना है। गलती से F लिख लेते हैं बच्चे और गलत कर बैठते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या कह रहा है, RLC² की भौतिक विमा क्या होगी। सब विमा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट विमा दे रखी है, R की, L की और C, और उसका भी क्या है, इसको इसकी क्या निकालनी है, उनको विमा निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर किसकी विमा तैयार करनी है, उनको RL और C² की विमा तैयार करनी है, राइट। तो देखिए मैं इसको दो चीज में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। कैसे लिखता हूँ, एक तो मैं लिख लेता हूँ इसको RC, राइट, एक लिख लेता हूँ LC, राइट, एक RC और एक LC।
ये 2 में तोड़ लिया। आरसी जो अपना जो परिपथ होता है, जो ये चैप्टर होता है, उसमें समय कांस्टेंट होता है, समय नियतांक होता है। ठीक है, आरसी परिपथ में आरसी को क्या कहा जाता है? समय नियतांक। मतलब कंफर्म है, इसकी जो डायमेंशन होगी वो बीमा होगी, वो क्या होगी? टी होगी। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एलसी तक जाने के लिए अब मुझे बताइए, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर एलसी, राइट? अगर एलसी इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट? और ओमेगा का जो डायमेंशन होगी, इसको अपन मेजरमेंट करेंगे वो रेडियन पर सेकंड में करेंगे, रेडियन पर सेकंड। तो सेकंड कहां चला जाएगा मुझे बताइए? सेकंड ऊपर चला जाएगा और रेडियन नीचे रह जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो बताइए इसकी डायमेंशन क्या बनी? एलसी की डायमेंशन क्या बनी? केवल T2 बनी। केवल क्या बनी? T2 बनी। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं यहां पर, क्योंकि दोनों अपने मल्टीप्लाई में है, दोनों यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो दोनों को अगर जैसे अपन ऐड करेंगे तो मुझे बताइए डायमेंशन क्या बनी? T3 बनी। T2 और T कितना हो गया? T3। तो बताइए आर एल सी एक इंपॉर्टेंट बीमा है और स्क्वायर वाली और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? T3। तो ध्यान रखना इसमें सही आंसर कौन सा होगा? अपना ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, जिसमें डायमेंशन कितनी तरह की? m0 l0 और t की पावर 3। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस करें। और ध्यान रखना एक तरीका ये है कि आप आर की अलग निकालो, एल की अलग निकालो, सी की अलग निकालो और फिर उसको करो, उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो वो समय ले लेगा, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, अपन को शॉर्टकट रास्ते भी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन गैस डायटोमिक गैस है और इसकी जो मात्रा दे रखी है ग्राम में, वो कितना दे रखी है? 16 ग्राम दे रखी है। उसके लिए अपन को आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू लिखनी है। देखिए कैसे है भाई। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है अपने पास? पीवी बराबर एनआरटी, राइट? पीवी बराबर एनआरटी। और ध्यान है जब ना स्मॉल एन है, जिसको मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोल। तो मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू को, स्मॉल एन अपन क्या होता है? कैपिटल एन। ये स्मॉल एन क्या होता है? ग्राम में बार, ग्राम में बार। ये क्या होता है? अपना अणुभार होता है, राइट? इतना सा आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहां पर वैल्यू रखूंगा मैं पीवी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये अपना स्मॉल एम होगा और ये कैपिटल एम होगा आर टी। बस कहानी खत्म, अपना आंसर आ जाएगा। एम कितना दे रखा है? ग्राम में बार कितना दे रखा है? 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। तो यहाँ रखेंगे 60। और उसका अनुपात क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वन एटॉमिक गैस नहीं है, डाई एटॉमिक रहती है, O2 में रहती है। O होती तो अपन 16 लिख लेते हैं। O2 का मतलब 16 प्लस 16 मतलब 32 हो गया, राइट? और आरटी अपनी जगह। इसको सब सोल्व किया तो 1/2, तो पीवी बराबर क्या हुआ बताओ? RT/2। तो सही आंसर कौन सा रहेगा अपना बताओ? सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान रहे कि जो ऑप्शन डी भी आपको दिख रहा है इसमें पीवी बराबर एनआरटी, इसने एन को सोल्व नहीं कर रखा है, एन को क्या नहीं कर रखा है? सोल्व नहीं कर रखा है। तो जल्दबाजी ना करें, जो सही आंसर है उसी को आप चयन करें, कंसेप्ट क्लियर करें। नाइट्रोजन होती तो नाइट्रोजन का यहाँ पर रखते थे, जो भी अगला गिवन होता है उसका मास और अनुमान रख देते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो भी कौन सी गैस है? डायटोमिक गैस है। उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन आपको है अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, मैकेनिक्स से है। क्या कह रहा है? दिए गए एपीडी में त्वरण का मान ज्ञात करना है। देखो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक्सीलरेशन, टेंशन भी पूछ सकता है, तनाव भी पूछ सकता है। ठीक है, ये बॉडी ऐसे भी आ सकती है, किसी भी प्रकार की आकृति दे सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विद इन 20 सेकंड। देखिए सबसे पहले एक चीज बताने जा रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो इंक्लाइन पथ होता है, इस प्रकार का जो होता है ना फिसल पट्टी वाला पथ, उसको इंक्लाइन पथ कहते हैं, अपनी भाषा में नथ पथ बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोई मास रख दो, सपोज मानिए यहाँ पर कोई m द्रव्यमान का मास है और उसको ऊपर खींचा जा रहा है, राइट? ऊपर खींचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस जो m द्रव्यमान का जो मास है उस पर सबसे पहले जो वेट होगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। जैसे मैं मान लीजिए मेरा हाथ है ये, और यहाँ से मैंने एक पत्थर मान लिया नीचे की तरफ, अब मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ, तो क्या ये पत्थर ऐसे जाएगा कि क्या वो पत्थर ऊपर ऊपर मेरे हाथ के साथ थोड़ी उठेगा ऊपर? नहीं, वो हमेशा नीचे की ओर ही लटका रहेगा और हाथ से ही उठे
और ये एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो जो वेट है ना वो हमेशा नीचे की ओर अप्लाई होगा। बस इतनी सी बात समझनी है, बाकी इसमें अपन को क्या लेना है, इसके अपन को इसके घटक ले लेने हैं। देखिए इसको F फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, मान लीजिए ये एंगल बनेगा, ये एंगल वही होगा जो ये होगा। जैसे मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूं, राइट, तो एक एंगल ये बन रहा है, तो एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में जितना ऊपर उठाऊंगा वो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब ये एंगल सेम रहेगा। अगर ये एंगल है तो जाहिर सी बात है, इतनी तो मैथमेटिक्स सभी बच्चों को आती है, जिस पर थीटा रखा होता है या थीटा होता है वो क्या होता है, mg। w को क्या बोलेंगे अपन, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, w को क्या लिखेंगे अपन, mg। w को क्या लिखेंगे, mg, राइट, w को क्या लिखेंगे, mg। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे mg cos थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो है वो क्या रहेगा, mg sin थीटा। और ध्यान रखना बॉडी के जो परपेंडिकुलर होता है वो रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बल r होगा, और ये अपना f होगा। तो बैलेंस पॉइंट पर अपनी अपनी जगह पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे बताइए इस बॉडी को नीचे की ओर कौन खींच रहा है, mg sin थीटा। कौन खींच रहा है, mg sin थीटा। अब आप अप्लाई करते हैं इस वाले मेथड पे, देखिए कैसे आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ इस मेथड को समझने की कोशिश करना। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो अपन को ये दे रखा है, मुझे बताइए ये जो अपना मास दे रखा है वो कितना केजी का है, 10 केजी का, ठीक है। और ये अपने कितने केजी का है यहाँ पर वेट, थोड़ा सा रस्सी को आप एकदम स्ट्रेट बनाना, राइट। और वो कितना है, 20 केजी है। मुझे बताइए इस पर वेट कितना लगेगा, सीधा है W बराबर mg, W बराबर mg, m कितना है 20, और अगले ऑप्शन देखिए g की फॉर्मेट में, तो अपन को g में लिखना है, तो ये क्या हो गया 20g। अब ये वाला जो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, मुझे बताइए कौन आएगा, mg sin थीटा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, mg sin, और थीटा अगला देगा, कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये 30, तो यहाँ कितना रखेंगे 30, राइट। अब मुझे बताइए m की वैल्यू कितना 10, g तो अपन को g लेना है, और sin 30 की वैल्यू कितना होता है, हाफ होती है, राइट। तो जब इसको 10 से काट देंगे तो कितना आया 5g। तो बताइए ये नीचे की तरफ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 5g। इधर कितना हो रहा है 20g। बॉडी भारी किधर है, इस ओर, तो बताओ ये बॉडी तो ऊपर जाएगी, ये बॉडी कहाँ आएगी नीचे, तो ये तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी एक ही त्वरण की। इसका मतलब a निकालेंगे तो क्या होगा, तो a निकालने के लिए अपन को पता है F नेट, ठीक है, F नेट मतलब कुल, और अपना मास कुल, राइट। तो बताइए F नेट कितना होगा, तो एक बॉडी इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो अपोजिट तो ये जो मैक्स है 20g माइनस में कितना निकाल देंगे 5g, और कुल वजन 10 और 20 कितना हो गया, 10 प्लस 20 मतलब 30, तो ये कितना हो गया 15g, और ये हो गया 30, कट गया g बाई 2 आ गया। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा बताओ, इसके अंदर g बाई 2 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ध्यान रखना ये बॉडी ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप से, तब आपको mg sin थीटा, इधर भी क्या अप्लाई करना होता mg sin थीटा। जो मैक्स वैल्यू होती उसमें माइनर वाली को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, इसी मेथड से आप सॉल्व करके लेके आते। कई बार g की वैल्यू रखी हुई होती है तो 10 रख के आप इस वैल्यू को क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट से है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपको, वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, ये मेजरमेंट करके दे रहा है। तो यहाँ वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपको मेजरमेंट करना है। ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जरूर है इसमें, लेकिन अप्लाई नहीं करना है उस कॉन्सेप्ट को। कैसे, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर बैठा है, कौन बैठा है, कैपेसिटर, और इसलिए इसका फेज एंगल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ एक R लगा हुआ है और एक C लगा हुआ है, अगले ने टोटल वोल्टेज दे दिया। अभी तक छोटी क्लासों में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं ये गणित। देखिए मेरी बात, अगर ये V है और इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, तो इसकी कहानी तो सीधी सी है, ये जो पैसा V होगा ना वो V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2 होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, इसके बराबर ही होगा, जितना देंगे उतना ही तो होगा सर्किट के ऊपर। लेकिन यहाँ तो गणित उल्टी है, यहाँ क्या है, एक R है और एक C, यहाँ एक R है और एक C है, ये R है और ये क्या है C है। आपको पता है जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो
तो आर और सी मतलब जिसमें आर लगा एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा होता है, उसमें बताओ इन दोनों की वोल्टेज का फेज कितना होता है, कलांतर कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2। तो ध्यान रखना इस π/2 के बेसिस पे अपन को फाइनल वोल्टेज निकालना है और वो लगाना है वेक्टर फॉर्मूले के अनुसार। कैसे, एक तो लगाओगे VR का स्क्वायर, एक VC का स्क्वायर, एक 2VR VC और cos π/2, राइट। इसमें कितना होता है फेज, आर, क्योंकि दोनों ही आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसका फेज कितना था, 0 था। 0 पर क्या आता है, इस पर 0 रखेंगे तो VR प्लस VC था, मतलब दोनों का 80 होगा। और यहाँ कितना है 90, तो ये 90 वाला ब्लॉक तो खत्म, क्योंकि cos नंबर 0 तो कहानी खत्म। तो अपने पास B बराबर क्या बचा, VR का स्क्वायर और VC का स्क्वायर। इस मेथड से हम इसका क्या निकाल के लेके आएंगे, आंसर लेके आएंगे। तो बताइए इसकी V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20√2। कितना है, 20√2। और ये कितना दे रखा है तुमको, VR कितना दे रखा है, वो तो मेजरमेंट कर रहे हैं। और VC कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर रखेंगे 20 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, 400 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, VR का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 400। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो 800 माइनस 400 VR का स्क्वायर, राइट। तो कितना बचा यहाँ पर बताओ, 400 बचा। और 400 का जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, VR 400, मतलब VR की वैल्यू कितना आ गया, 20। तो अपना VR कितना आएगा बताओ, 20 वोल्टेज रहेगा। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए अपना क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू कितनी आ रही है, 20 वोल्ट है। तो ध्यान रखना, अगर ये R और R होता, R और R होता तो यहाँ 0 रखते, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2P की cos 0 की मान 1, तो P प्लस Q का होल स्क्वायर आता, रूट कर जाता तो आंसर P प्लस Q आता है। यही होता है P प्लस Q। और यहाँ पर अलग चीज है, अगर R L देता तो भी ये अप्लाई करते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो जल्दबाजी नहीं करनी होती है। क्वेश्चन में इजी होता है, अगर ये होता तो बस नॉर्मल लगाते, लेकिन यहाँ थोड़ा फेज का ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है, एक गैस नियम से है, ठीक है, जो उसमें अपने उष्मा के जो चैप्टर है उससे अगले वाले में गैस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो गैसों में बॉयल के नियम से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर बॉयल के नियम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अपने यहाँ 3 बड़े साइंटिस्ट जो कि इसके लिए जाने जाते हैं, एक तो बॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम, एक गेलुसोव का नियम। ये तो 3 बड़े चर्चा में रहते हैं। उसके बाद में अवगाद्रो, पास्कल, ये भी है, डाल्टन भी है। लेकिन ये जो बॉयल है वो चार्ल्स है और गेलुसोव है, इनके नियम बड़े चर्चा में रहते हैं। देखिए कैसे, और ये इधर उधर करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो अपना आइडियल गैस समीकरण होता है वो क्या होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। और इस बॉयल के नियम में, किसके नियम में, बॉयल के नियम में ये टी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। अगर ये वैल्यू नियत है तो मुझे बताइए पीवी बराबर क्या, ये नियत और वैसे ये सारे कांस्टेंट हो गए, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, नियत हो गया। पीवी बराबर नियतांक मतलब समतापी वक्र। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉयल का नियम किस प्रक्रम में लागू होता है, कौन से प्रक्रम में लगेगा, समतापी। और ध्यान रखना इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब अगला क्या कर रहा है, यहाँ पीवी देखते हैं तो ऑप्शन सी जरूर दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन सी में गामा दे रखा है। क्या दे रखा है, गामा। तो सही तो हो नहीं सकता, तो रो की फॉर्मेट में निकालना है। तो देखिए प्रेशर तो अपनी जगह पर, वॉल्यूम को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मतलब द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर नियतांक। ठीक, नियतांक ये नियत। अब मुझे बताइए मास तो होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, उसको इस तरफ ले जाते हैं तो अपने पास क्या बचा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। और m जो है वो इसमें चला गया, नियतांक में। ठीक है, तो ये m इस पूरी वैल्यू को क्या बोलेंगे अपन, नियत बोलेंगे। तो मतलब सही आंसर क्या हुआ अपने पास, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर अपॉन डेंसिटी मतलब दाब अपॉन घनत्व है। तो ऑप्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ना। क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में दाब अपॉन घनत्व दे रखा है, लेकिन दूसरे में उल्टा दे रखा है, तो जल्दबाजी ना करें। और तीसरे ऑप्शन में रूट में दे रखा है, तो सही आंसर कौन सा होगा अपना, ए ऑप्शन सही होगा। प्रेशर अपॉन डेंसिटी बराबर नियतांक।
ध्यान रखना, एक स्टेप आगे पूछता तो क्या था, पीवी बराबर नियतांक। और कौन बोयल का नियम किस प्रक्रम में लागू होता है, समतापी प्रक्रम। समतापी का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि 13 है। क्या कह रहा है, परिपथ में ऊर्जा बीडी में धारा की दिशा बतानी है। जो अपना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो सर्किट दिखा रखा है उसमें बीडी में करंट की डायरेक्शन देनी है। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालने बैठ जाएंगे, और जब वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आपको पता है टाइम लगेगा, और अपने एयरफोर्स में इतना टाइम कहाँ होता है, तो अपन तो कुछ ही सेकंड में खत्म करना होता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं इसको 20 सेकंड में खत्म करके बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझना। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, मैं जो चीज बताऊं ना उसको अच्छे से याद करना है। कैसे, देख R1 R2 R3 R4, R1 और R2 और फिर है इधर R3 और R4। आप रेशियो निकालें। अगर ये रेशियो ज्यादा है, राइट, ये रेशियो, तो मुझे बताइए R1 और R2 के बीच में कौन सा पॉइंट आता है, B, तो यहां लिखना है VP। और इन R3 और R4 के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, नीचे देखिए B। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये बी पॉइंट का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, लेस देन होगा, मतलब कम होगा। और ऐसी स्थिति पर तो वोल्टेज होगा वो किधर किधर ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा। किसका होगा, डी का। डी का ज्यादा होने का मतलब करंट किधर की ओर निकलेगा, डी से बी की ओर निकलेगा, राइट। अब आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखें कि ये बी बिंदु है, ये डी बिंदु है, तो यहाँ करंट कैसे होगा, डी से किधर की होगा, बी की ओर होगा। अगर ये नहीं है, राइट, अगर ये ऐसा नहीं है, ये अपोजिट है, ये वाला प्रोसेसर बड़ा है, ये वाला प्रोसेसर है, तो ये इधर हो जाएगा, करंट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, राइट। चेक कर लेते हैं। तो अपन रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए R1 और R2 का जब रेशियो निकालेंगे, R1 और R2 का डिवाइड बाय 2/2, 2/2 का रेशियो कितना, 1। दूसरा कितना है, ठीक है, तो अपन ये पहला और ये दूसरा होगा। दूसरा R3 R4 निकालना है, बस ये बताइए, तो ये 1/3, राइट। कितना हुआ, 1/3। अब मुझे बताइए यहाँ पर साफ साफ देखिए, यहाँ पर साफ साफ देखिए R1 और R, ये 1 और 2 जो रेशियो है 1, देखिए R1 और R2, और यहाँ कौन है, R3 और R4। बताइए इसमें रेशियो किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1/3। कौन ज्यादा है, 1 की ज्यादा है। इसका मतलब इसका पॉइंट का जो पॉइंट आएगा VB आएगा, इसका कौन आएगा, VD आएगा। कैसे है B, क्योंकि 1 और 2 के बीच में B है और 3 और 4 के बीच में D है। अगर ये ग्रेटर देन तो ये लेस। इसका मतलब D पर जो विभव होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और D पर विभव ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात जो करंट की डायरेक्शन होगी वो D से किधर की ओर होगी, B की ओर होगी। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा, D से B की ओर है। तो ऑप्शन नंबर B अपना सही आंसर होगा। तो ध्यान रहे, अगर ये चारों बराबर होते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो ऑप्शन बराबर आ जाता, अनुपात दोनों का बराबर आ जाता। इसका मतलब VB और VD सेम होते, जो कि संतुलन पॉइंट पर होता, और इसमें करंट क्या रहता, 0। इसीलिए कहा जाता है व्हीट स्टोन जब संतुलन की स्थिति में होता ना, तो B और D का विभव एक समान होता है, और इसलिए यहाँ पर इसमें धारा की मान क्या बना रहता है, 0 बना रहता है। तो अगर ये बैलेंस पॉइंट पर होता तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देते, क्या होगा, 0, क्योंकि ऑप्शन में 0 भी लिख रखा है। लेकिन ये बैलेंस पॉइंट पर नहीं है, मतलब व्हीट स्टोन से तो संतुलन अवस्था में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कर रहा है, सीपी और सीवी का रेशियो क्या होता है, उसका अनुपात आप उनको बताना है कि सीपी और सीवी का अनुपात क्या है। देखिए सीपी एक मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सीपी और हमेशा सीवी से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। स्थिर दाब पर और ये स्थिर आयतन पर मोलर स्पेसिमेन हीट होती है, ठीक है, तो सीपी ज्यादा होता है। दूसरी बड़ी बात क्या होता है कि जो गामा होता है ना गैसों के लिए, गैस कांस्टेंट गामा, वो भी कितना होता है, 1 से ज्यादा होता है। अब बात कर रहा है रेशियो की। आप मुझे बताइए सीपी अपॉन सीवी का जब रेशियो निकालने बैठेंगे, ये वैल्यू बड़ी है तो कंफर्म है कि इसका जो रेशियो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, बाहर देंगे तो 1 तो ऊपर आएगा। इसका मतलब ये जो गामा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से ज्यादा। और वास्तव में जो गामा होता है 1 एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, उसके लिए हमेशा इसका जो मान होता है वो 1 से क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो स्वाभाविक है सीपी और सीवी का जो मान होगा वो 1 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 1 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ अंतर लिख देता, क्या लिखता, सीपी और सीवी का अंतर क्या होता है, तब क्या होता, आर के तुल्य होता। तो
तो थोड़ा सा अच्छे से इसमें जल्दबाजी मत करना, रेशियो भी पता होना चाहिए और उनका अंतर भी पता अच्छे से अपन को होना चाहिए। और एक बात याद रखना, सीपी हमेशा सीबी से क्या होता है, ज्यादा होता है। उल्टा भी पूछ देता, यहाँ सीबी पहले लिख देता, सीपी बाद में लिख देता, तो उसका अनुपात लिखते तो क्या बोलते हैं अपन, 1 से कम होता। राइट ये चीजें तो ऑप्शन को तभी क्लियर कर पाएंगे जब अपन को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पानी का घनत्व निम्न में से किस ताप पर अधिकतम होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछ किया जाता है। तो पानी का जो घनत्व होता है अपन को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है और इसी वजह से जो सर्दियों में है नदियों में के नीचे जो मछलियां हैं या उनकी जो जीव जंतु है वो सुरक्षित बचे रहते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होकर बर्फ जम जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे ज्यादा है। और बच्चे के दिमाग में 4 इतना बैठा हुआ है कि वो 4 बस 4 ही पता है, उसको ये नहीं पता कि वो काय में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, वो यूनिट को नहीं पकड़ता। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर तो होगा नहीं, चाहे उसके रीजन में मीटर लगाओ चाहे सेंटीमीटर लगाओ, वो 4 ही याद रखता है। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर आएगा नहीं, क्या आएगा, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रूमर, रैंकिन आएंगे। तो आपको सिर्फ आगे की वैल्यू याद नहीं रखनी है, यूनिट को भी पता होना चाहिए, सही यूनिट का भी पता होना चाहिए। तो अपना इसका मतलब ये क्लियर करना पड़ेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तो होता है, लेकिन वैल्यू हम देखते हैं फ़ारेनहाइट में अवेलेबल करवा दिया अगले ने। तो 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, 4 ये लगाया ए, क्योंकि वो उसको 4 डिग्री सेल्सियस है वो, लेकिन वो फिर ये देखा ही नहीं कि भाई साहब काई में, मीटर में, ये सेंटीमीटर में, फ़ारेनहाइट में, उसको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बच्चा तो गलत करेगा। तो जाहिर सी बात है अपने टेम्परेचर जो होते हैं उसके 3 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो बात करते हैं इसको कैसे लेके आते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है, C/5 और F माइनस, ठीक है, 32/9। ये अभी थोड़ी देर पहले अपनी क्वेश्चन में भी चर्चा किए थे। तो जो C की वैल्यू है वो अपन को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्स होता है। तो यहाँ कितना रख देंगे, 4, यहाँ 5, F माइनस 32 और यहाँ 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये हो गया 5F और ये हो जाएगा 32 इंटू 5 तो 160, राइट। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 196/F, तो ये हो जाएगा अपना कितना 39.2 फ़ारेनहाइट। तो अपना सही आंसर क्या होगा बताओ, 39.2 फ़ारेनहाइट। तो जल्दबाजी ना करेंगे, 4F जो 4F है वो ना लगा के आ जाए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्स होता है, लेकिन वो सेल्सियस में दिया है या नहीं दिया है इसकी भी तो चर्चा करें। तो जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को क्लियरफाई कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दबाजी कर लेंगे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा उसमें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और आज का पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस पेपर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, और आपको ये पेपर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक इसको पहुंचाएं। और किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।